हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सल लर्निंग। तो बेटा, पिछले लेक्चर तक हमने राउट के नियम के बारे में पढ़ा और उस पर होने वाले न्यूमेरिकल को अच्छे से समझा कि किस तरीके से राउट का नियम को हम न्यूमेरिकल की सहायता से समझ सकते हैं। मैंने 2 या 3 एग्जाम्पल करके आपको बेटा बताया था। ठीक है, तो आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखें तो आपको निश्चय ही वो बेटा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, दो बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म, विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, देखो अणुसंख्या का मतलब क्या है? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है, अणुओं की संख्या। ओके, यानी कि ऐसे गुण, विलियन के ऐसे गुण, विलियन के ऐसे गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो कि अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो वो आपके कई टाइप के होते हैं जिनको हम बेटा एक एक करके समझेंगे और बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल भी इन्हीं गुणधर्म पे बेटा आते हैं। तो आपको एकदम इजी वे में, ठीक है, देखो बेटा, पहला गुणधर्म है वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा बेटा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है आपका गुण हिमांक में अवनमन। ठीक है, और बेटा चौथा है आपका परासरण दाब, परासरण दाब। ठीक है, ये है आपका, यानी कि ये चारों के चारों गुण ऐसे हैं जो कि विलियन के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, अणुओं की संख्या पर बेटा निर्भर करते हैं। तो किस तरीके से निर्भर करते हैं और क्या इनका फॉर्मूला होने वाला है और किस तरीके से बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको बेटा आइए समझते हैं, देखते हैं बेटा, फोकस करते हैं। सबसे पहला गुणधर्म हमारा कौन सा है? वाष्प दाब का अवनमन। क्या बेटा? वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, चलिए देखो बेटा, अगर आपको बेटा पढ़ना है वाष्प दाब का अवनमन तो बेटा आपको समझना पड़ेगा कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब क्या होता है? जैसा कि नाम में बेटा छुपा हुआ है कि वाष्प दाब क्या होता है, किसी भी वाष्प के द्वारा, किसी भी वाष्प के द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी बर्तन में जब पानी को उबालते हो तो उसको ढक देते हो, उसके बाद जब वाष्प बनना स्टार्ट होती है तो एक समय ऐसा आता है कि जो ऊपर जो प्लेट रखी है बेटा वो भी दाब की वजह से उठने लग जाती है। वही होता है बेटा वाष्प दाब। ठीक है, क्या होता है बेटा? वाष्प दाब। तो हमको पढ़ना है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देखो बेटा, मैं आपके सामने 2 चीजें बनाता हूं। एक तो ये है बेटा शुद्ध, शुद्ध विलायक, मतलब कि इसमें कोई विलय नहीं हो रहा होगा, सिर्फ एक ही कंपाउंड है विलायक। चाहे वो बेंजीन का हो सकता है, चाहे किसी का भी हो सकता है ना, पानी भी हो सकता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं बेटा बर्तन। ठीक है, अब देखो शुद्ध विलायक तो बेटा मैं मान के चलता हूं पानी, जल है। क्या बेटा? जल, शुद्ध विलायक जल ले लिया। अब बेटा चूंकि वाष्प दाब है, वाष्प को बनाना है तो आपको इसको गर्म करना पड़ेगा, आपको इसको गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, तभी तो वाष्प बनेगी। तो बेटा आपने क्या करा, इसको उबालना शुरू किया, इसको जल को आपने उबालना शुरू किया तो आपने देखा इसके ऊपर बेटा क्या थी?
एक प्लेट रखी हुई थी, है ना, क्या रखी हुई थी बेटा, ये प्लेट बोल सकते हैं ना, प्लेट, प्लेट रखी हुई थी। तो जैसे ही बांस बनना स्टार्ट हुई, ऐसे करके बांस बनना, जैसे ये बांस बनना स्टार्ट हुई ऐसे, तो एक टाइम ऐसा आया कि प्लेट थोड़ा सा ऊपर उस दाब की वजह से थोड़ा सा खिसकने लग गई, उठने लग गई। क्योंकि बेटा ये सिर्फ प्योर विलायक से, प्योर जल से वाष्प बनी है, तो बेटा हम इसको बोलेंगे शुद्ध विलायक की वाष्प। बेटा क्या बोलेंगे इसको, शुद्ध विलायक की वाष्प, ठीक है। और इसका जो दाब है क्या कहलाएगा, शुद्ध विलायक की वाष्प का वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है। यानी कि शुद्ध विलायक से जो वाष्प बनी और उसका जो दाब उत्पन्न हुआ उसको हम बोलेंगे शुद्ध विलायक की वाष्प का वाष्प दाब, ठीक है बेटा। बेटा इसको शो करते हैं बेटा पी नॉट से, है ना, राउल्ट के नियम में आपने देखा होगा, है ना, मैं आपको बता चुका था, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था राउल्ट को नियम को पढ़ाने के लिए। क्या है बेटा, पी नॉट, क्या है बेटा, पी नॉट, ठीक है। ये शुद्ध है, कैसा बेटा, ये शुद्ध, शुद्ध शुद्ध विलायक का वाष्प की वाष्प का वाष्प पी नॉट। अब बेटा आपके पास एक और बर्तन है, ठीक है, एक और बर्तन है। तो बेटा अब ये ऑलरेडी इसमें शुद्ध, अभी तो इस टाइप शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है ना, ठीक है। अब क्या है कि हम इसमें मिलाते हैं, हम इसमें मिलाते हैं एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जो बेटा कैसा है, जो है बेटा अवाष्पशील, अवाष्पशील विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। यानी कि हम इस शुद्ध विलायक में जो कि जल था उसमें एक ऐसा कंपाउंड मिलाएंगे जिसकी नेचर कैसी हो, इसकी प्रकृति कैसी हो बेटा, अवाष्पशील हो, अविद्युत अपघट्य। यानी कि जब हम जल को गर्म करेंगे ना, जल को गर्म करेंगे तो उसकी वाष्प नहीं बननी चाहिए, वाष्प तो जल की ही बने, कुछ ऐसा मिलाएंगे जिसकी वाष्प नहीं बननी चाहिए। और बेटा अविद्युत अपघट्य मतलब कि एक ऐसा विलय लेना है, एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें धारा भी प्रवाहित ना हो। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो अपने आयाम में टूट जाते हैं, अपने आयाम में टूट जाते हैं और जिनसे धारा भी प्रवाहित हो सकती है ना बेटा। हम एक ऐसा विलय लेंगे इसमें जो कि शुद्ध विलायक में मिलाएंगे, जिसकी नेचर कैसी हो, जिसकी नेचर हो अवाष्पशील होने की, यानी वो वाष्प ना बने, और कैसा हो, अविद्युत अपघट्य हो, यानी कि जो अपने आयनों में टूटे नहीं। तुम गर्म करो, तुम ताप दो, तुम हीट दो, तुम करंट दो, अपने आयनों में बेटा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो सकते हैं, यूरिया आपका हो सकता है ना, यूरिया ग्लूकोज वगैरह, यूरिया ग्लूकोज वगैरह ना, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, अविद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य भी होते हैं, जैसे मान लो H2SO4, यानी क्या है बेटा, H2SO4 है ना, क्या अपने आयनों में टूट जाता है ऐसे करके, तो ये आयनों में टूट गया, ये क्या है, ये विद्युत अपघट्य है। लेकिन जो विद्युत अनपघट्य होते हैं या फिर अविद्युत अपघट्य होते हैं वो अपने आयनों में बेटा कभी टूटते नहीं, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बेटा ना। चलिए अब हमने क्या किया, अब इसको हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया ढक्कन से, बंद कर दिया ढक्कन से, ठीक, बंद कर दिया। तो अपन क्या कर रहे हैं, अब बेटा इसकी बात बनेगी, इसकी बेटा बात बनेगी ना, यहाँ से इसकी बात बनने वाली है, बात बन रही है। चूंकि बेटा इसमें शुद्ध विलायक है, जल है, और कौन है बेटा इसमें विलयनी तो है, इसमें कौन है, शुद्ध विलायक, ठीक है। इसमें कौन कौन है, इसमें एक शुद्ध विलायक है और आपने जो डाला है वो विलय। तो बेटा अभी ये क्या है, ये इसमें विलयन है, क्या बेटा ये इसमें विलयन है, सॉल्यूशन है, विलयन है, सॉल्यूशन है। अब बात बनेगी बेटा, ये कहलाएगी विलयन की वाष्प का वाष्प दाब, ठीक है।
विलेन की वाष्प का वाष्प दाब ये होता है बेटा पीएस। क्या बेटा? पीएस, जो कि आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए। अब वाष्पशील अविद्युत अपघटन, जैसे कि यूरिया ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं आपने इसमें मिलाया। अब होता क्या है बेटा, अब आपको पता है कि शुद्ध जल जब उबलता है, जब उसकी वाष्प बनती है, तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी बात में मैं बोल रहा हूँ। इसी बात बनी, या एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, जब कुछ कुछ मान लेते हैं ना। देखो ये दाब है, मैंने कहा कि जब ये शुद्ध था ना, जब ये शुद्ध था, जब शुद्ध की जब वाष्प बनी, फिर वाष्प दाब आया, मैं कह रहा हूँ वो कितना आया? मैंने कहा कि बेटा वो आया 50। कितना आया बेटा? कितना आया? 50 आया है ना, 50 mm मान लो, 50 mm आया, फिर 50 बार आया। ठीक है, कितना आया? 50 mm आया। ठीक है, लेकिन ये तो प्योर का था ना, प्योर विलायक का था। लेकिन जब प्योर विलायक में मैंने डाल दिया एक ऐसा विलयन, एक ऐसा विलेय जिसकी नेचर अवाष्पशील होने की है, जिसकी नेचर क्या है, जिसकी नेचर किस चीज की है कि वो अपने अपने अणुओं को तोड़ने नहीं देगा, अपने अणुओं को तोड़ने नहीं देगा, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा होता क्या है कि अब बढ़ना था 50 पे, अब बढ़ना था 50 पे, तो बेटा दाब बेटा 50 था, तो बेटा इसका जो दाब कहाँ नापना है बेटा? दाब मान लो कि दाब इसका हो गया कितना? 40। तुम खुद सोचो, अब आप स्पीड से गाड़ी चला रहे हो ना, अच्छी स्पीड से चला रहे हो, हैवी में गाड़ी आ रही है, आगे आगे बेटा ब्रेकर, तो क्या करोगे? उस ब्रेकर की वजह से स्पीड को शुरू करनी पड़ेगी ना, ब्रेकर तो नहीं हट जाएंगे, ब्रेकर तो नहीं हटेगा ना, तो मैं अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड में गिरावट आएगी, आपकी स्पीड में गिरावट आएगी क्योंकि ब्रेकर है। इसी प्रकार यहां वाष्प के सामने कौन है? एक ब्रेकर है, जिस ब्रेकर को आपने बोला है अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य, ये इसके सामने ब्रेकर है। तो ये क्या करेगा? इसका दाब कम हो जाएगा, जितना ये प्रेशर से वाष्प निकल रही थी ना, बहुत प्रेशर से, इसकी प्रेजेंट की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी कि बेटा इसका जो दाब है, विलयन का जो वाष्प दाब है, सब कम आएगा, कम आएगा, यानी कि जब शुद्ध तब दाब ज्यादा होगा, जब शुद्ध विलायक तब दाब ज्यादा होगा। और बेटा जैसे मिला दिया गया, उसको विलयन बना दिया गया, किसकी सहायता से? अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य की सहायता से मिला दिया गया, तो बेटा इसके वाष्प में कमी आ गई। क्या बेटा? क्या आ गई बेटा? कमी, कमी। ठीक है, वाष्प दाब में बेटा क्या आ गई? कमी आ गई। ये जब मैंने आपको समझाया तो हमने अपने पर्सपेक्टिव से जाना कि इसमें कमी आई। इस कमी को क्या बोला गया बेटा? इस कमी वर्ड को क्या बोला गया? इसका एक और नाम है, क्या नाम बेटा? क्या नाम बेटा? अवनमन। क्या है? अवनमन, यानी कि कमी का दूसरा नाम क्या है? अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में आई कमी, वाष्प दाब में, विलायक के वाष्प दाब में आई कमी को ही अपन वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। बात एक ही है, तुम ये कह लो कि वाष्प दाब में कमी आ गई, कमी कोई तो बोला है, अवनमन। ठीक है, तो बेटा इसी बात पे या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, सूत्र बेटा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य घोला जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य घोला जाता है,
तो उसके वाष्प दाब में आई कमी, तो उसके वाष्प दाब में आई कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, ओके, डेफिनेशन बन गई। चलो ये अवनमन हो गया। तो बेटा एक बात बताओ, कमी कैसे निकलेगी? कमी कैसे निकलेगी? पहले क्या था, पी नॉट था, अब कितना है, पी एस। ठीक है, कमी कैसे निकलेगी? मैंने आपसे कहा कि बेटा आपके पास 10 रुपए थे, आपके पास बेटा कितने थे, 10 रुपए थे। अब मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब कमी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कमी क्या पढ़ना है, क्योंकि कमी तो मैंने निकाल ली, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको ये बनाना नहीं है ना, ये आपको बनाना नहीं है, मैंने ये कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, डेफिनेशन किस तरीके से उसकी लिखी जाएगी उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है ना। ठीक है, चलो देखो बेटा, मैंने कहा कि आपके पास कितने थे बेटा, 10 रुपए थे, 10 रुपए थे, स्टार्टिंग 10 रुपए थे। ये आपको, ये कौन बेटा, ये आपको, ये आपके पास 10 रुपए। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने 10 रुपए में से क्या करा, 10 रुपए कुछ खा लिया, कुछ खा लिया। कितना खाया आपने, क्या खाया, आपने कुछ भी खाया सही, पर मैंने माना कि आपने 5 रुपए का कुछ भी खा लिया, 5 रुपए का आपने कुछ भी खा लिया। ठीक है, पहले 10 रुपए थे, अब कितने रह गए बेटा, 5 रुपए, 5 रुपए रह गए। मैंने आपसे पूछा कि बेटा तुमने खा तो लिया, मुझे कमी बताओ, कितनी कमी है तुम्हारे पास, कमी। तो बोलते हो कि मेरे पास बचे 5 रुपए। क्या बोला आपने, सर हमारे पास तो 5 रुपए बचे। ठीक, पर 5 रुपए वो आए कैसे, कैसे? 10 रुपए में से जो खर्च हुए उसको माइनस कर लो, और कितने बचे जाते हैं आपके पास, 5 रुपए। इस तरीके से बचे जाते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग में था उसमें से जो अपने खर्च को हटा दो तो क्या बेटा, बस कमी आ गई, यानी कि आपके 5 रुपए की कमी हो गई माइनस। तो बेटा इसी प्रकार जब तुम्हारे पास शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था पी नॉट, फिर बाद में आपका पी एस हुआ, तो कमी कैसे निकालोगे बेटा, कमी कैसे निकालोगे, पी नॉट माइनस के पी एस, ऐसे तो निकालोगे कमी, ऐसे निकालोगे ना कमी, ये हुई कमी आपकी, पी नॉट माइनस के पी एस। यानी कि कमी निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, चलो अब बेटा इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। देखो बेटा डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में आई कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। ठीक है, अर्थात वाष्प दाब का अवनमन बराबर पी नॉट माइनस के पी एस। ठीक है, पी नॉट माइनस के पी एस, जहां
पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और बेटा पीएस हो जाएगा शुद्ध क्यों, विलयन का ना भाई, पीएस किसका है, विलयन का है, ये आपने बोला विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। बहुत दीजिए, आपको मैंने बेटा कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील अविद्युत अपघटक घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में आई कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। तो वाष्प दाब का अवनमन बेटा कमी निकाल दो, पीरियड माइनस के पीएस, कमी तो है ये, ठीक है। तो पी नॉट क्या है बेटा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पीएस क्या है बेटा, विलयन का वाष्प दाब, इसका बेटा विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। चलिए अब बेटा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप बेटा इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बेटा आगे चलते हैं, ठीक है, इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए तो बेटा अगला टॉपिक है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। वो क्या था, वो सिर्फ वाष्प दाब का अवनमन था, लेकिन ये क्या है, ये बेटा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक कंपैरिजन। आपेक्षिक का मतलब होता है कंपैरिजन सा, क्या लगा कंपैरिजन बेटा, तुम्हारे पास कमी कितनी आई, पी नॉट माइनस के पी, कमी है, पर मैं कह रहा हूं जो आपके पास पैसे शुरुआत में थे, शुरुआत में आपके पास पैसे थे, उसके कंपैरिजन में कितने पैसे बचे, उसकी कंपैरिजन कितनी कमी है, यानी कि कैसा था, 10 रुपए थे आपके पास, 5 रुपए उन्होंने माइनस किए, तो स्टार्टिंग में 10 रुपए के कंपैरिजन में, 10 रुपए की कंपैरिजन में कितनी कमी बची, क्योंकि 5 थे, कमी कितनी, 5 की आई, तो 10 रुपए के कंपैरिजन में कमी मिली 5 की आई, ठीक है। तो बेटा इसी प्रकार यहाँ पर जाएगा पी नॉट, इस जगह पी नॉट था ना, पीएस। तो बेटा हम कह सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में आई कमी, किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में आई कमी, क्या है ये, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी है ना ये, किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में आई कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में आई कमी व शुद्ध, अच्छा एक चीज और कमी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पी नॉट माइनस के पीएस कर देगा ना, कमी तो शुद्ध विलायक का है वाष्प दाब जो है ना पी नॉट के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट, ठीक है। और आपको पता है पी नॉट क्या है,
जहां पी नॉट है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मतलब पीएस क्या है, विलेय का वाष्प दाब। ठीक है, और इसी को बनाना क्या होता है आपका राउट का नियम है ना। अब तो बताया था विलेय के मोलस कर उसको बराबर कर दोगे आप क्या हो जाएगा, वो राउट का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इतना सा टॉपिक है ये वाष्प दाब का अवनमन में, ज्यादा इसमें कोई खास नहीं, इसके ऊपर राउट का नियम था। ठीक है, चलिए बेटा चलो अब बेटा हमारा दूसरा गुणधर्म क्या था, क्वथनांक में उन्नयन। ये क्या था, वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा है बेटा क्वथनांक में उन्नयन या फिर क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, देखो बेटा क्वथनांक का उन्नयन, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बेटा क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को बेटा बोलते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग कौन, उबलना, क्या होता है बेटा, उबलना। उबलता कौन है, द्रव। द्रवी तो उबलता है, लिक्विड उबलता है, जो पानी वाली चीजें होती हैं लिक्विड। ठीक है, उबलता है, यानी कि कोई भी द्रव जिस ताप पर, है ना, भाई जब तुम गर्म करोगे उस बंदे, कोई भी आपका द्रव है जिसको गर्म करोगे आप तभी तो उबलेगा, वो ताप दोगे आप, हीट दोगे। जिस ताप पर क्या बेटा उबले, जिस ताप पर बेटा क्या उबले, या उबलना, जिस ताप पर उबले बेटा वे क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है या क्वथनांक कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है आपका, क्वथनांक कहलाता है। अब जब बेटा उबलेगा, क्या बनेगा, गैस बनेगी, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब कोई द्रव, वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर उबले वो क्या होता है बेटा, वो कहलाता है क्वथनांक। ठीक है, बहुत इजी, जिस ताप पर उबले, हीट दोगे आप, तो कह सकते हैं कि ऐसा ताप, किसी द्रव पे ऐसा ताप जिस पर वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है बेटा, क्वथनांक कहलाता है। ठीक, चलिए ये तो हो गया क्वथनांक के बारे में। हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है बेटा क्वथनांक का उन्नयन, या फिर बेटा क्वथनांक में अवनमन। क्या बेटा, क्वथनांक का अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अवनमन नहीं है ना, उन्नयन। चलिए, कुछ नहीं बेटा, अवनमन को जिस तरीके से आपने क्या बोला था, कमी बोला था, अवनमन को आपने कमी बोला था, तो बेटा उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, इंक्रीमेंट। यानी कि क्वथनांक की अगर मैं बात करूं तो क्वथनांक के बढ़ने पर क्वथनांक में उन्नयन आता है। यानी कि एक आपका क्या होगा, इसी तरह से शुद्ध विलायक का होगा, क्या होगा बेटा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक होगा, जिसपे ये उबलेगा, जिसपे ये गैस में बदलेगा, तो बेटा मैं उसको बोल रहा हूँ क्या होगा बेटा, T1। क्या बेटा, T1 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा आपसे क्या होगा, T1 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलेगा। ठीक है, और एक बेटा ऐसा है आपके पास दूसरा कि जिसमें शुद्ध विलायक है और साथ में कौन है बेटा, एक अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य है। ठीक है, अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य यानी कि ये विलयन है।
जिसमें मिले हैं अवाष्पित अविद्युत अपघट्य, दूसरा शुद्ध विलायक। तो बेटा मैं कि इस केस में ये जो मिलेगा, मैं कह रहा हूँ कि ये कितना है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब शुद्ध विलायक था, जब आप उबाल रहे हो, जब आप उसको गैस में बदल रहे हो, भाप बना रहे हो, तो उस केस में उस ताप को बोल रहा हूँ T1 डिग्री सेल्सियस। अब मिला दिया अवाष्पित अविद्युत अपघट्य मिला दिया, तो क्या है उसका जो ताप है, जिस ताप वो उबल रहा है, ताप वो गैस में परिवर्तित हो रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ T2 डिग्री सेल्सियस। T2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, क्या होता है कि जैसे मान लो ये कितना बढ़ रहा है बेटा, ये बढ़ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितना बेटा बढ़ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब एक बात बताओ बेटा, थोड़ा सोचो, आपने भगोने में पानी रखा, बर्तन आपने पानी रखा, आपने उसको उबालना, सिर्फ पानी है, सिर्फ शुद्ध है, शुद्ध पानी। आपने उसको मिलाना, आपने उसको उबालना स्टार्ट किया, आपने गैस का फ्लेम बढ़ाया, जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा तब तक वो गैस में परिवर्तित होना नहीं शुरू हुआ, वो गर्म होता रहेगा। और जैसे टेम्परेचर गर्म होते होते पानी का टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हीट देते देते वो भाप बनाना शुरू कर देगा, वो गैस बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, शुद्ध विलायक। अब दूसरी तरफ एक और बर्तन है जिसमें पानी है और साथ में आपने डाल दिया उसमें ग्लूकोज वगैरह, यूरिया वगैरह। ठीक है, तो बेटा आप क्या करोगे, आप उसको उबालोगे। अब की बार ज्यादा टाइम लगेगा उसको गैस बनाने में। ज्यादा टाइम का मतलब है ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम का मतलब है ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देने का मतलब क्या है कि क्वथनांक बढ़ गया। कि क्वथनांक तो होता है जिस टाइप में उबल रहा है, पहले क्वथनांक कम था, जल्दी उबल रहा था, जल्दी उबल रहा था पानी, सिर्फ पानी। पहले क्वथनांक कम था, पहले कम टाइम लग रहा था, यानी कि 100 पे उबल रहा था। लेकिन अब क्वथनांक बढ़ गया, ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है उसको उबालने में, उसको गैस बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो कम था बढ़ गया, कम था बढ़ गया। तो कम से बढ़ने का मतलब क्या, कि वृद्धि हो गई। सुन रहे, वृद्धि हो गई। और बेटा जब वृद्धि हो गई तो उसका मतलब क्या है कि सेकंड वाला ताप ज्यादा होगा। अगर ये 100 है तो ये वाला 100 से ऊपर ही तो होगा, ये 100 से ऊपर ही तो होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये 100 है तो मैं ये मान के चल रहा हूं भैया ये 20 डिग्री सेल्सियस पर उबला। ये मैं मान के चल, स्टैंडर्ड नहीं है इसका, तो स्टैंडर्ड है पर इसलिए नहीं, मैंने माना ये कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। ठीक है, तो बेटा वृद्धि तो हुई, तो बेटा वृद्धि ही तो हुई, वृद्धि ही तो हुई। अब वृद्धि को बोलते हैं बेटा उन्नयन। वहां कमी हुई थी तो बोला अवनमन, यहां वृद्धि हो रही है तो क्या बोलेंगे उन्नयन। ठीक है, ठीक है। अब निकालो वृद्धि। वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि कितने की हुई, 120 में से घटा दो 100, 120 में से 100 घटा दो, 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। तो बेटा वृद्धि भी माइनस करके ही निकलती है, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, माइनस करके तो निकलती है। ओरिजिनल वाले में से, वहां ओरिजिनल कौन था, P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पे ओरिजिनल कौन है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, उसके कंपेरिजन से निकलती। ठीक है, तो अब बेटा आपने करा क्या है, आपने क्या करा है, आपने तो करा है T2 डिग्री सेल्सियस ये वाला माइनस T1 डिग्री सेल्सियस, ये तो क्या है। और बेटा ये बेटा डिफरेंस निकाला है, इसको बोल देते हैं डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी बोल देते हैं। बता बेटा, बात आपको समझ में बेटा अच्छे से आ गई होगी अब तक तो, है ना। क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पढ़ाया, वाष्प दाब का अवनमन उसी के बेस पे है। पर वहां कमी थी, यहाँ वृद्धि हो रही है। बच्चे ये ना समझे कि वहां कमी थी तो माइनस किया, वृद्धि थी तो यहाँ पर प्लस करना चाहिए, नहीं। वृद्धि और कमी का मतलब होता परिवर्तन।
परिवर्तन। और बेटा परिवर्तन चेंज जो निकलता है, जो चेंज निकलता है बेटा वो माइनस करके ही निकलता है। परिवर्तन जो निकलता है वो माइनस करके निकलता है कि परिवर्तन कितना परिवर्तन आया, तो माइनस कर दो जो पहले वाला है उसमें से, या जो ज्यादा है उसमें से माइनस कर दो, तो आपको परिवर्तन तभी तो आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि कोई बच्चा 20 साल का है, कोई बच्चा 20 साल का है, 20 ईयर का है ना, कोई बच्चा 20 साल का है, और वो बच्चा बड़ा हुआ, अब 20 साल का बच्चा कैसे हो सकता है, एडल्ट तो हुआ, तो फिर भी मान लो किसी इंसान की जो आयु है वो 20 साल है और वो हो गया आपका 50 साल का फिलहाल, तो कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया बताओ? 30 साल तो आया परिवर्तन, 30 साल का परिवर्तन आया। ये कैसे निकाला आपने? ये आपने माइनस करके तो निकाला, ठीक है, लेकिन ये वृद्धि है, लेकिन 20 से बड़ा तो वृद्धि, तो 30 की वृद्धि हुई, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि वृद्धि हो या कमी हो वो परिवर्तन ही करना चाहता है, और परिवर्तन हमेशा बेटा क्वांटिटियों को माइनस करके निकाला जाता है। ठीक है, आई होप कमी और वृद्धि की जो कॉन्सेप्ट है बेटा बिना कंफ्यूजन के दूर हो गई। सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि वृद्धि में आप प्लस कर दो ना बेटा। चलिए अब बेटा बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इसकी डेफिनेशन सेम वाष्प दाब के अवनमन जैसी होगी, बस अंदर क्या होगा, जहां पे वाष्प दाब लिखा था वहां क्वथनांक कर देंगे, और जहां पे कमी थी वहां वृद्धि कर देंगे, और जहां पे अवनमन था वहां पे उन्नयन कर देंगे, बस। ठीक है, चलो। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य घोला जाता है, अपघट्य घोला जाता है, तो उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। इसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए क्वथनांक में उन्नयन बराबर, यानी कि डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी टू माइनस के T1, T2 माइनस के T1। अब T2 क्या है, जहां T2 क्या है, T2 क्या था, विलयन का था, T2 विलयन का क्वथनांक, और T1 कितना बेटा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, ये है बेटा क्वथनांक में उन्नयन, सेम वाष्प दाब जैसा ही है, देख लो कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कमी को वृद्धि कर दिया है, वाष्प दाब को क्वथनांक कर दिया है, और अवनमन को बेटा उन्नयन कर दिया है। बाकी डेफिनेशन
सेम तरीके से है, ठीक है। ओके, तो बेटा आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो, ठीक है। आगे चलता है। चलो, अब बेटा क्वथनांक में जो उन्नयन है अपना टॉपिक, इस पे एक और टॉपिक है, ठीक है ना। वो क्या है, देखो बेटा, वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो बेटा, मैंने कहा माना 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 शुद्ध विलायक का क्वथनांक है बेटा T1 डिग्री सेल्सियस व अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य घूमने के पश्चात क्वथनांक T2 डिग्री सेल्सियस हो तो क्वथनांक में वृद्धि क्या होगी बेटा, डेल्टा टी बराबर T2 माइनस के T1, क्वथनांक में वृद्धि T2 माइनस T1, ठीक है, सही। अब ये जो वृद्धि हुई है ना, अब ये वृद्धि कितनी हुई, किस बेस पे हुई, किस पैटर्न पे हुई, ऐसा क्या है जो वृद्धि हुई, किस वजह से ये वृद्धि आई, इसके ऊपर बेटा एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किए गए, है ना। क्या किया गया बेटा, प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। अब एक्सपेरिमेंट तो बेटा सिद्ध होते हैं सीधा सीधा, है ना, उसको मैं थ्योरेटिकली समझाने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजें जैसे रिएक्शन होती है ना, जिसको मानने से आपका भाप बनता है, जल से भाप बनता है। तो बेटा ये एक प्रोसेस है, कि ये एक प्रयोग है, कि एक्सपेरिमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि जल को उबालने से भाप क्यों बनती है, ठीक है। अब देखो, इसी प्रकार कि डेल्टा टी बराबर T2 माइनस के T1 है, तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि क्या देखा गया बेटा, कि क्वथनांक में यह वृद्धि मोललता के बराबर होती है, मोललता के बराबर होती है। हाँ, अब बराबर क्यों होती है इसका मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि मोललता के बराबर क्यों होती है। देखो बेटा, एक बात बताओ, मोललता क्या होती है, मोललता क्या होती है, मोललता मैंने आपको पढ़ाया था, क्या है मोललता है एक मेथड जिससे आप विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करते हो, विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करते हो। यानी कि विलेय क्या होता है, जो घोला जा रहा है, देखो ये होता है, ये होता है आपका कि 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या। बेटा ध्यान से सुनना बेटा, देखो क्या होती है मोललता, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। यानी कि जब शुद्धता विलायक आपका, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
लेकिन जैसे आपने विलय घोला, तो विलय मतलब विलय के मूल घुले, विलय के अणु घुले, उस अणुओं के वजह से तो वृद्धि आई, बताओ ना। उस विलय के अणुओं के वजह से तो वृद्धि, अगर विलय के अणु नहीं होते तो हमारा जितना क्वथनांक आ रहा था उतना का उतना ही बना रहता। लेकिन जैसे ही आपने अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य के मोल घोल दिए, अणु घोल दिया या विलय घोल दिया, तो उसकी वजह से वृद्धि हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, जो वृद्धि है, ये जो वृद्धि हुई है वो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रही है, यानी कि विलय के मोलों की संख्या के बराबर है। क्योंकि अगर विलय के मोल, अगर विलय नहीं होते, विलय के मोल अगर शुद्ध विलायक नहीं होते तो वृद्धि नहीं होती। तो मैं कह सकता हूं ना कि जो वृद्धि हुई है बेटा, जो वृद्धि हुई है वो विलय के मोलों की संख्या की वजह से हुई है। और विलय के मोल की संख्या ज्ञात करना क्या कहलाता है? मोललता कहलाती है। यानी कि कुल मिला के ओवरऑल जो वृद्धि है वो मोलों की संख्या के बराबर होती है, और मोलों की संख्या निकालने का मेथड होता है जिसको बड़ा मोललता कहते हैं। आपको एक बात समझ में बेटा आ जानी चाहिए, क्योंकि बेटा वृद्धि जो हुई है वो डिपेंड कर रही है किस पे? विलय के मोलों की संख्या पे। और विलय के मोलों की संख्या निकालने का मेथड क्या होता है? मोललता। क्योंकि मैथमेटिकली मैं कैसे दिखा सकता हूँ? विलय के मोल मैंने खोले, विलय के मोल मैंने किसमें बोले? विलायक में बोले। तो विलय के मोलों की संख्या में मैथमेटिकली कैसे बता सकता हूँ? किसी फॉर्मूले से ना। तो मोललता है, वो मोल विलय के मोलों की संख्या कैसे? मोललता के थ्रू। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बड़ा वृद्धि हुई है, जो बड़ा वृद्धि हुई है, जो बड़ा वृद्धि हुई है, ये जो वृद्धि है डेल्टा टी वो किसके बड़ा बराबर होती है बेटा? वो सॉरी समानुपाती होती है। वो समानुपाती होती है किसके? मोललता की। ठीक है, जितने आप विलय बोलते जाओगे, जितने आप विलय बोलते उतनी जो आपकी वृद्धि वो बढ़ती चली जाएगी। जितना विलय बोलोगे उतनी वृद्धि बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टी बराबर, अब बेटा जब कभी भी चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उनमें एक समानुपाती का जब भी साइन आता है, जब भी सिंबल समानुपाती का आता है ये, तो बेटा उसको हटा के कांस्टेंट वैल्यू आती है हमेशा। तो बेटा यहाँ आने वाली है कांस्टेंट वैल्यू के डैश, और बेटा सफिक्स में भी मोललता, मोललता। ठीक है, मोललता। ओके, तो बेटा भी आए अब डेल्टा टी बराबर के डैश बी। अब बेटा मोललता का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, क्या था? W इंटू बेटा 1000 अपॉन 2 m इंटू कैपिटल W। ठीक है, जो कि ग्राम में हो जाएगा। ये रहा आपका मोलर उन्नयन स्थान। क्या है बेटा? मोलर उन्नयन स्थान। हम ऐसा लिख सकते हैं जहां के डैश बी एक समानुपाती नियतांक है, जिसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बेटा, ये है आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब बी के लिए है, बी मतलब बॉइलिंग, उबलना, क्वथनांक, इसलिए मैंने बी ले लिया ना। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले बड़ा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आते हैं, ये आपको बड़ा याद होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपसे पूछता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन को समझाइए, और उसके पीछे न्यूमेरिकल होगा जो कि क्वथनांक के उन्नयन के बेस पे ही होगा। समझ रहे हो बेटा? ठीक है, ये टॉपिक है बेटा, आप इसको थोड़ा सा नोट करिए या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा बेटा बाद में ना। तो बेटा हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। ये बेटा खत्म हो गया आपका क्वथनांक का उन्नयन, है ना। चलिए, तो बेटा अब अगला टॉपिक है आपका हिमांक का अवनमन। क्या बेटा?
हिमांक का अवनमन। अब हिमांक वाष्प दाब पढ़ा, क्वथनांक पढ़ लिया, अब आते हैं हिमांक पे। अब वही बात बेटा कि हिमांक क्या होता है, हिमांक हिमांक इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जमना, जमना, जमना। किसका जमना बेटा, द्रव का जमना। किसका बेटा, द्रव का जमना। हम कह सकते हैं वह ताप जिस ताप मतलब जिस ताप पर ये क्या करता है बेटा, जमना शुरू होता है, जिस ताप पर ये जमना शुरू होता है ना, वह बेटा आपका हिमांक कहलाता है, हिमांक 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 कहलाता है। ठीक है, यानी क्या बेटा यूं कह सकते हो कि जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, ठोस में। अब जमना का मतलब क्या है, द्रव अगर जमेगा तो क्या बनेगा, ठोस ही तो बनेगा। द्रव अगर जमेगा तो क्या बनेगा, ठोस ही तो बनेगा। तो द्रव बेटा कन्वर्ट हो रहा है ठोस में, तो बेटा क्या कहलाएगा, वो हिमांक कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। ठीक है, ओके। हम ऐसा कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह कहलाता है आपका हिमांक, है ना। जैसे पानी है, जल है, अपना सॉरी जमता है, फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस मतलब ताप, ये ताप, ठीक है। तो मैं ये बेटा मिटा देता हूँ, बस समझना था हमको क्या होता है। मेन चीज तो बेटा हमारी क्या है, हमारी मेन चीज क्या है, हिमांक में हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। तो बेटा मैंने अवनमन लिखा है तो आपको समझ तो आ गया होगा कि अवनमन का मतलब होता है बेटा कमी। क्या कमी होता है अवनमन का मतलब। अब मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि मान लो शुद्ध विलायक है, उसको आप जमा रहे हो, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर आएगा, जैसे 0 मान लो, आपने जल लिया है, जल को जमा रहे हो तो बेटा वो जमेगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब उसी जल में आपने डाला वाष्पशील अविद्युत अपघट्य, इसको जमाना स्टार्ट किया, तो बेटा वो जल्दी जम जाएगा ना, जल्दी जम जाएगा। तो इधर देर लगा रहा था, इधर जल्दी जम गया, तो एक कमी आ गई, क्या बेटा कमी आ गई, तो बेटा एक क्या आएगा, हिमांक का अवनमन। तो बेटा ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, बस इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसी के जैसा इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य घोला जाता है, तो उसके हिमांक में आई कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है, हिमांक का अवनमन कहलाती है। ठीक है, थोड़ा मैं कह सकते हैं कि हिमांक का अवनमन बराबर कमी है ना, तो बड़ा कौन सा होगा, पहले वाला, तो T1 माइनस के T2, ठीक है, T1 माइनस के T2। तो अपन कह सकते हैं कि जहां T1 क्या है, यहाँ पे शुद्ध विलायक का हिमांक, T2 बेटा होगा आपका विलयन का हिमांक। ठीक है, ये आपका डेल्टा टी से शो हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर T1 तो डिफरेंस है ना, डेल्टा टी होता है, तो ये आपका
हिमांक में सेम पैटर्न है, सेम कैसा ही है, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है ना। हिमांक वायुमंडल जब किसी शुद्ध विलायक में कोई वाष्पशील अवयुक्त अपघट्य बोला जाता है तो उसके हिमांक में आई कमी हिमांक का अपभ्रमण कहलाती है। केवल इसको ठीक है चलो इसको बता देता हूं। अब बेटा बात करते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक की। मोलल अवनमन स्थिरांक की। मोलल अवनमन स्थिरांक की बेटा बात करते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न पे बेटा इसको देखेंगे जैसा हमने उसमें किया था अभी क्वथनांक के उन्नयन में, वैसा ही बेटा हम इसमें पढ़ने वाले। देखो बेटा भाई अपन मान के चलेंगे कि माना शुद्ध विलायक का हिमांक T1 डिग्री सेल्सियस तथा अवाष्पशील विद्युत अपघट्य होने के पश्चात हिमांक T2 डिग्री सेल्सियस हो तो बेटा आपको पता वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा सर कमी कितनी होगी, डेल्टा टी बराबर टी माइनस T2। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि हिमांक में यह वृद्धि मोललता के समानुपाती होती, ठीक है ना बेटा, समानुपाती होते। तो वृद्धि कितनी है बेटा, डेल्टा टी वृद्धि है इसकी, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल मोललता यानी कि अगर बेटा जब तक शुद्ध विलायक था तो उसका ताप जैसे पानी शुद्ध है तो उबलेगा तो सॉरी जमेगा बेटा कितने पर 0 डिग्री सेल्सियस में जमेगा। यदि आपने उसमें मिला दिया कोई विलेय जो कि अवाष्पशील विद्युत अपघट्य है तो उसमें कमी आ गई। कमी किस वजह से आई बेटा, विलेय की वजह से आई है ना। और विलेय कैसे याद करते हैं, मोललता के थ्रू, है ना। चलो अब बेटा हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी बराबर के डैश एफ क्यों बेटा, फ्रीजिंग के लिए आएगा ना, मोललता मतलब हमने कहते हैं W इंटू 1000 अपॉन m इंटू W। सेम उसी तरह निकलेगा बेटा, कोई अंतर नहीं है, बस kf का और kb का अंतर है, बाकी सब सेम है। तो हम बोल सकते हैं बेटा जहां k डैश f एक समानुपाती नियतांक है जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। ये है बेटा आपका, वो तो क्या था बेटा आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक था, और ये क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। लेकिन दोनों जैसे हैं, अंतर क्या है, वहां पर k डैश बीटा और यहाँ पर क्या k डैश f है, फॉर्मूला सेम है बेटा, ठीक है ना। बहुत इजी है और न्यूमेरिकल भी आपको इसी पर देखने को मिलेगा और आराम से आप इन चीजों को बेटा कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं अगला टॉपिक। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। k डैश b तथा k डैश f का मात्रक
मात्रक। मैं मात्रक कैसे निकालना, के डैश बी के जो के डैश बी का मात्रक वो के डैश एफ का मात्रक, क्योंकि बेटा सेम ही तो है। तो बेटा किसी एक का निकाल लो, जिससे कि अब यहाँ पर अथवा लगा दो बस, तो अथवा हो गया ना, तो दोनों का मात्रक बेटा एक ही है ना, के डैश एफ तथा के डैश बी, के डैश एफ व के डैश बी। चलिए बेटा देखते हैं फॉर्मूला क्या था मोनोनियन स्थिरांक का। डेल्टा टी बराबर के डैश पी या फिर के डैश एफ डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन के एम इंटू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब बेटा ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है। इस पूरे को बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे को या हर को नहीं, तो इसको डब्ल्यू अपन एम क्या होता है, एन होता है, होता है आपने पढ़ा होगा बोलता मैं के डैश कितना होता है बेटा, एन अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000, इसको हटाई दो, बदलो नहीं। अब बेटा के डैश बी अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू अपॉन के एन अपॉन के एन इंटू 1000। ठीक है, तो के डैश बी का बड़ा मात्रक निकालो। डेल्टा टी का मात्रक क्या होता है, केल्विन, ताप है केल्विन, इसका बेटा कितना हो जाएगा किलोग्राम अपॉन मोल, एन मोल से कहते हैं मोल। ठीक है, तो क्या मोल होगा, तो क्या बनेगा बेटा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये बेटा इसका मात्रक होगा। ठीक है ना, सही बेटा। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर बेटा अच्छा लगा तो बेटा लाइक करें और अपने दोस्तों को बेटा शेयर करें, और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बेटा बने रहिए मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।